नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए एनर्जेटिक सक्सेस शो में जिसका नाम है बेस्ट टॉक्स द मिडनाइट शो। दिस इज पावर्ड बाय क्लाउड एक्सेस और आज हम यहाँ पर आए हैं दो नई हस्तियों के साथ जो हमारे साथ हैं बलराज सैनी जी और राघव सिद्धेवा जी। स्वागत है आपका, बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू। तो दर्शकों, आपको मालूम है मैं प्रोडक्टिविटी कोच हूँ और न्यूरो साइंस एंड साइकोलॉजी की बेस पे काम करता हूँ। तो मन में अक्सर उत्सुकता आती है कि ये दो हस्तियाँ जब पहुँची इस मुकाम पे तो ये इनकी जर्नी में क्या क्या रहा। तो आप भी जानने को उत्सुक होंगे, तो आइए इनसे पूछते हैं, इनसे मिलते हैं। तो बलराज जी, जब आपने ये शुरुआत करी, जब आप मेरे से बात कर रहे थे तो आपने मेरे को बताया कि पढ़ने में आपका इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था। तो और आज तो लोगों को पढ़ा रहे हो, आज लोगों को समझा रहे हो, तो उससे जर्नी रही कैसी? सर, पढ़ने में इंटरेस्ट था, जो टेक्स्ट बुक के अलावा जो बुक्स थी उनमें पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था। कॉमिक्स ज़रूर पढ़ते थे। तो जब एमबीए में एडमिशन हुआ तो प्रोफेसर्स ने, सीनियर्स ने समझाया कि टेक्स्ट बुक्स के अलावा कुछ और बुक्स भी पढ़ने की ज़रूरत है। मुझे एक बुक का ध्यान याद आ रहा है कि जैक वेल्च ने एक बुक लिखी है, और इस तरीके से काफ़ी सारे जो प्रैक्टिसिंग मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स थे और मैनेजमेंट थिंकर्स थे, उनकी बुक्स को धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट किया। और तभी मैंने कुछ सेल्फ हेल्प और मोटिवेशनल बुक्स ली। और वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है। वंडरफुल, वंडरफुल। तो राघव जी, आप जो बिजनेस में आए हैं, तो आपका किस टाइप का बिजनेस है और क्या ये आपको अपने पूर्वजों से मिला है या कुछ क्या आपने क्रिएट किया है? तो मेरा कमर्शियल किचन इक्विपमेंट्स का काम है, जो होटल्स, रेस्टोरेंट, कैफ़ेज़ वगैरह जहाँ किचन्स वगैरह पूरी लगती हैं। तो मेरे फादर्स वो शुरू से इसी लाइन में ही थे। लेकिन मैं अब बीइंग फ्रॉम बिजनेस फैमिली, इंटरेस्ट तो शुरू से बिजनेस में होता ही था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आता गया, 6 साल हो गए हैं, तो मैंने देखा कि इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है इस चीज़ में, इतनी ग्रोथ है। तो जैसे जैसे इंटरेस्ट बनता गया मेरा, तो ये इतनी डाइवर्सिफाइड लाइन है और इतनी वेल सेटल्ड लाइन है कि हर जगह एक अपॉर्चुनिटी है। ओके। तो कैसे आपका इंटरेस्ट आया कि आपने कोई इस इंडस्ट्री के लिए कोई स्टडी करा? मतलब एज सच कुछ पर्टिकुलर स्टडी नहीं करा, लेकिन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो करी है, शुरू से बिजनेस माइंडसेट है। तो इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी अपना में इंडस्ट्री इतनी इंटरेस्टिंग है। खाना, आपको खाना पसंद है, आप कोई भी खाने का नाम लो, वो उसी के पीछे वो इक्विपमेंट पे ही बनता है। तो वो इक्विपमेंट हम लोग सप्लाई करते हैं। वंडरफुल, डेफिनेटली। दर्शकों, देखा आपने कि खाना जो बनता है उसके पीछे क्या क्या होता है और कौन कौन लोग खड़े हैं उसके पीछे, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बलराज जी, जब आपने ये काम शुरू किया तो कैसे लगा कि मैं क्लाइंट कैसे ढूंढूं या कैसे अप्रोच करूं, या किसी ने आपको अप्रोच किया, कैसे हुआ ये? मैं सबसे पहले कहूँगा गॉड्स ग्रेस, क्योंकि मैं एमबीए स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था, उसी के साथ मैंने ट्रेनिंग्स भी स्टार्ट कर दी थी। लेकिन मैं उसको थोड़ा स्केल अप करना चाहता था ताकि मेरे पास अच्छे क्लाइंट्स हो, ट्रेनिंग असाइनमेंट्स हों, ताकि मैं जॉब छोड़ के फुल टाइम कर पाऊँ। तो मैं जो मुझे मिलते थे, मुझे याद आ रही कॉन्फ्रेंस हुई थी हमारे कॉलेज में, तो जो भी मुझे लगा मुझे हेल्प कर सकते हैं तो मैं उनको अप्रोच करता रहता था। तो इसी तरीके से थोड़ा सा मुझे याद आ रहा है कि एक फ्रेंड मुझे मिले थे या बने थे रादर वहाँ पर, तो उनकी एक फ्रेंड ने मुझे एक असाइनमेंट दी और इस तरीके से धीरे धीरे असाइनमेंट्स मिलती रहीं। फिर उसके बेसिस पे मुझे कुछ और असाइनमेंट्स मिली। मैं इसको इस ढंग से बोलूँगा कि जब आप पूरी तरीके से इंटेंशनल होते हो, फोकस्ड होते हो कि मुझे ये करना है, तो यूनिवर्स भी आपका सपोर्ट करती है और आप अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते रहते हो, मिलती भी हैं, और उनको आप कैसे यूज़ करते हो। ओके। तो ऐसा क्या रहता है आपकी कमिटमेंट या ऐसा क्या पैशन रहता है जो आप सोचते हो कि एंड रिजल्ट ऐसा आना चाहिए? तो क्या ये आपके बने बनाए कुछ प्रोग्राम्स हैं जो आप लोगों को ऑफर करते हो, या कुछ उनके अकॉर्डिंगली कुछ डेवलप करते हो चीज़ों को? देखिए, दोनों तरीके से ही करते हैं। कुछ लोग सिंपली बोलते हैं कि हमें लीडरशिप प्रोग्राम चाहिए। ओके। तो उससे हम पूछते हैं उसके अंदर आपको क्या क्या चाहिए। कुछ चीज़ें होती हैं, अगेन डिपेंडिंग अपॉन 1 दिन का है, 2 दिन का है, 3 दिन का है। और कुछ लोग स्पेसिफिकली हमें बताते हैं या हम उनसे पूछते हैं कि आपके क्या चैलेंजेस हैं, आपके एम्प्लॉयज़ के क्या प्रॉब्लम्स हैं, राइट, और क्या आउटकम आप देख रहे हैं। तो उस तरीके से हम प्रोग्राम्स को कस्टमाइज भी करते हैं। ओके।
तो दोनों तरीके से हम काम करते हैं। तो कोई ऐसा इंटरेस्टिंग चैलेंज आपको याद हो जो ड्यूरिंग ट्रेनिंग हुआ हो किसी के साथ, या आपको लगा हो यार मज़ा आया था, अच्छा लगा था? अभी मैं रिसेंटली बताऊंगा कि, और उससे पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि स्पेसिफिक मैं क्या करता हूँ, कि आई रन माई ओन ट्रेनिंग कंपनी और मैं भी एक लीड ट्रेनर हूँ। मैं लीडरशिप ट्रेनिंग्स पे फोकस करता हूँ, इमोशनल इंटेलिजेंस, ट्रेन द ट्रेनर, एटीट्यूड ट्रांसफॉर्मेशन। सो अभी मैं जिस ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ, ट्रेन द ट्रेनर ट्रेनिंग थी, और उसमें हम नियरली हर प्रोग्राम के बाद, सो मैं अभी इसी प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, हम फीडबैक लेते हैं, फीडबैक अबाउट दिस सेशन ELTD फॉर्मेट में। सो ELTD का मतलब है एक्सपीरियंस, लर्निंग्स, टेकअवेज एंड डिस्कवरी। बहुत ही ब्रीफली आपकी परमिशंस में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि दर्शकों को नहीं तो समझ नहीं आएगा कि ELTD का क्या मतलब है। अच्छा जी। सो E का मतलब है एक्सपीरियंस। इन वन वर्ड, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस ऑफ द ट्रेनिंग? ट्रेनिंग जो है उसमें आपकी क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या फीलिंग, एक वर्ड में। लर्निंग्स, 3 लर्निंग्स क्या थी एज अ पार्टिसिपेंट। टेक अवे लर्निंग से आता है कि एक टेक अवे यानी कि एक लर्निंग जो आप बिल्कुल अभी से अप्लाई करोगे, और डिस्कवरी है समथिंग वेरी न्यू, आपके अपने बारे में, को पार्टिसिपेंट्स के बारे में, लाइफ के बारे में, ट्रेनिंग टॉपिक के बारे में, या कुछ भी। तो यहां पर मैं कहूंगा कि एक ट्रेन द ट्रेनर करने के बाद मेरे पास एक पार्टिसिपेंट अपने आप आए और उन्होंने कहा कि बलराज ट्रेनिंग बहुत ही बढ़िया थी हर हिसाब से, और मेरे लिए जो डिस्कवरी है वो है सेरेनिटी प्रेयर। ओके। और मैं उन्हीं के वर्ड्स को रिपीट कर रहा हूं। उन्होंने बोला, बलराज मैं ना तो सेरेनिटी प्रेयर को भूलूंगा और ना ही आपको भूलूंगा, चाहे आप मुझे 10 साल के बाद मिले या 20 साल के बाद मिले, मैं सेरेनिटी प्रेयर को और आपको नहीं भूल सकता हूं। तो आपकी किसी मेमोरी में रह जाना ये बड़ी बात होती है। हाँ जी। आपने छाप छोड़ी वहाँ पर, बिल्कुल, और आप उनके दिल दिमाग पे छा गए। दैट्स रियली अचीवमेंट, बहुत बढ़िया। तो राघव, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि ये जैसे आप बता रहे हैं कि फैमिली बिजनेस था आपको, तो आपने क्या कंट्रीब्यूट किया, ऐसा क्या मोड़ दिया कि आपको लगता है कि नहीं ये तो मैंने किया था? जो भी अगली पीढ़ी आती है ना, वो नई सोच के साथ आती है। विद ओवर द टाइम यू नीड टू इनोवेट थिंग्स। तो कैसे डिजिटलाइजेशन डाल सकते हैं इंडस्ट्रीज़ में, अपने बिजनेसेस में, कैसे आप अपनी मार्केट रीच बढ़ा सकते हो। क्योंकि पहले ट्रेडिशनल थिंकिंग होती थी, लोग एक जगह बैठे हैं और वहाँ से उनको बिजनेस मिल रहा है। तो हम नाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगह पहुँच रहे हैं जहाँ हम कस्टमर्स को खुद अप्रोच करते हैं। तो धीरे धीरे हमारी अपने आप में मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बहुत चेंज हुई हैं जब मैं उसको बदला है। फिर बाकी इनोवेशंस भी काफ़ी हुई हैं, क्योंकि फूड में भी इतनी इनोवेशंस होती है। खाना एक से एक बेटर बनने का टाइम जितना लगता है बनने में, वो कम होते जा रहे हैं। एक एक मशीनरीज की जो इनोवेशंस होती है, उनको किचन में हम कैसे इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं, किचन कैसे बेटर बन सकती है, किचन के अंदर जो डिलीवरी टाइम्स कैसे कम हुआ जा सकता है कि कस्टमर को ज़्यादा वेट ना करना पड़े। तो वो हर वक्त एक चैलेंज रहता है। और सबसे बड़ा रहता है कि स्पेस का इशू। अब जैसे एक घरों में छोटी किचन होती है, तो हर रेस्टोरेंट में एक किचन का एरिया दिया होता है, उसकी पूरी प्लानिंग करनी, वहाँ से फ्लो बनाना कि यहाँ से डिलीवरी गाय आएगा, लेके जाएगा, सर्विंग होगी, एक एक पूरा प्रोसेस उसको डिफाइन करके फिर किचन को फैब्रिकेशन में लेना। वंडरफुल। आजकल मैंने देखा कि काफ़ी होटल्स में किचन ओपन होता है, डिस्प्लेड किचन, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो वो भी आप सब कंसिडर करते हैं? हाँ, वो सारे लाइव किचन आइलैंड्स होते हैं, वो सारी हमारी इनफैक्ट स्पेशलाइजेशन ही वो है। अच्छा। और वो होता है वो यू फील द फूड, आपके सामने खाना बन रहा है, आपको देख रहे हैं, तो आधी भूख तो आपकी वैसे ही वहाँ से मिट जाती है। मिट जाती है, जग जाती है, वो दोनों तरीके से होता है। वो खुशबू देख के मतलब यू फील द फूड बिफोर यू टेस्ट इट। ओके ओके। सो बलराज जी, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, बिकॉज आपने मेरे को ये बताया था कि आप एक्सपीरियंशियल ट्रेनिंग भी करते हो। हाँ तो लॉट्स ऑफ फिजिकल वर्क इज इन्वॉल्व, तो उसको आप कैसे मैनेज करते हो? बिकॉज दैट्स ट्रू टायरिंग। सारे दिन जैसे आई रिमेंबर मैंने आपके साथ एक ट्रेनिंग करी थी कार्ल्सबर्ग में, तो वहाँ 90 एम्प्लॉयज़ थे और आप सब की तरह दौड़ रहे थे, तो ऐसा लगता थकावट भी हो जाती है शाम को? सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, थकावट होती है, लेकिन वो फील नहीं होती है। और उसका रीज़न ये है कि ये एक पैशन है मेरे लिए, प्रोफेशन नहीं है।
Yeah. दिस इज अ पैशन, अ पर्पस टू मेक अ पॉजिटिव डिफरेंस इन समवन्स लाइफ। अमेजिंग। कि कहीं भी थोड़ा सा मैं किसी की भी लाइफ में एक पॉजिटिव डिफरेंस ला पाऊं, तो ये एक पर्पस है, एक पैशन है। तो हर दिन वो पैशन, वो पर्पस मुझे ड्राइव करता है। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मतलब आपका मकसद ये होता है कि आप सामने वाले की तरफ देखते हैं कि उसमें शिफ्ट कितना आया। बिल्कुल 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 इम्पोर्टेंट आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे राघव जी ने बताया कि वो ऐसी इक्विपमेंट्स देखते हैं, ऐसा डिजाइन देते हैं ताकि कस्टमर को क्लाइंटेज मिलने में आसानी हो। बिल्कुल बिल्कुल। दैट्स रियली वंडरफुल, बहुत बढ़िया। तो इसमें आपको कितनी लंबी ट्रेनिंग करनी पड़ती है? कैसा ऐसा लगातार कंटिन्यूसली द लॉन्गेस्ट डे स्पेंड यू इन द ट्रेनिंग? कितनी देर खड़े रहना पड़ता है, कितनी देर काम करना पड़ता है लगातार? देखिए, लॉन्गेस्ट तो मैं कहूँगा कि 8-9 घंटे तो नॉर्मल होते हैं, और कभी कभी उसमें ब्रेक की तो आप कंसीडर ही मत कीजिए। 10 मिनट की ब्रेक होती है तो बैठने का मतलब नहीं है। और कभी कभी लंच के अंदर भी अरेंजमेंट ऐसा होता है कि वहाँ बैठने की जगह ही नहीं है। ओके। सो नॉर्मली आप 9-9:30 बजे स्टार्ट करते हो या वेन्यू पे पहुंच जाते हो, और वहाँ से 5:30-6 बजे निकलते हो, तो मैं कहूँगा मोटा मोटा ऐसा भी होता है कि लगभग 9 घंटे आप बिल्कुल खड़े हो, बोल रहे हो। ऑफ कोर्स 9 घंटे नहीं बोल रहे होते, लेकिन मैं इसी पॉइंट पे क्विकली आऊँगा कि सबसे पहले 9 घंटे खड़े हैं, और अगर हम बोल रहे हैं तो भी पूरी अटेंशन चाहिए, और अगर पार्टिसिपेंट्स बोल रहे हैं तो मुझे लगता है कि ज़्यादा अटेंशन चाहिए, लिसनिंग चाहिए उसमें। यस। क्योंकि अगर मैंने कुछ मिस किया, अगर मैं बोल रहा हूँ, तो मैं उसको मैनेज कर सकता हूँ, क्योंकि पार्टिसिपेंट को नहीं पता कि मैं क्या कहना चाहता था। सो राघव जी, जैसे बलराज जी ने बोला पैशन, तो पैशन डेफिनेटली मेरे को भी आप लग रहे हो बहुत पैशनेट हो अपने बिजनेस के बारे में। तो कैसे एक अपने जो आप काम पेरेंट्स से आपने लिया, उसको कैसे आप एक्सपेंड करना चाह रहे हो? तो मेरे फादर जो पार्टीशन के बाद इंडिया में आए थे, तो उन्होंने यहाँ से, वो लोहार थे, जो पक्के लोहार होते हैं, उन्होंने वहाँ से टीएंस वगैरह बनाना शुरू करे। तो रिलीफ इंडिया हमारी पुरानी फर्म का नाम था। या नाम सुना हुआ मैंने। हाँ, फिर जब मैं आया, मुझे लगा एक नया नाम देना चाहिए, नई पहचान देनी चाहिए जो लोगों को आइडेंटिफाई कर पाए फॉर द किचन इक्विपमेंट। तो मैंने अपनी कंपनी का नाम रखा हैक्स। हैक्स है हॉस्पिटैलिटी एंड किचन सॉल्यूशन। जो नाम ही इतना डायरेक्ट है कि लोगों को, पीपल कैन रिलेट टू इट। जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में है, उनको आप बोलो कि मैं हॉस्पिटैलिटी एंड किचन सॉल्यूशन से आया हूँ, हैक से आया हूँ, तो पीपल रिलेट टू इट। एंड योर ब्रांडिंग, योर नेम स्पीक्स अ लॉट ऑफ, मतलब लॉट फॉर योर कंपनी। तो इसी तरीके से मेरा ऐसे ही पैशन था, एक ऐसी कंपनी बनाना जो इंडस्ट्री को अच्छे से केटर कर पाए, और ऐसा इक्विपमेंट जो लोगों को एक्चुअली कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, और फिर वो हो एकदम यूरोपियन क्वालिटी एंड इस टाइप का हो। ओके। तो ये कोविड में जैसे होटल इंडस्ट्री बंद हो गई थी, तो आपके बिजनेस में इम्पैक्ट आया होगा, तो उसको रिवाइव करने में कितना आसान रहा बाद में आपको? तो एवरी, मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन कम्स विद अ गुड अपॉर्चुनिटी। अगर होटल्स वगैरह बंद हो रहे थे, तब बेकरीज खुल रही थी, क्लाउड किचन खुल रहे थे, तो उस सही से इट वाज अ पॉजिटिव साइन। और मीनवाइल होटल्स वगैरह अपनी इंटरनली रिसर्चेस तो ऑन ही थी उनकी, तो दे वर ऑलवेज इन द प्लानिंग फेज, और इस तरीके से हमेशा कुछ ना कुछ चल ही रहा था बाय गॉड ग्रेस। सो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके। ये एक जर्नी थी जहां आपने अपने कर्मठ होने का बयान दिया, और आपने अपने कर्मों के हिसाब से काम करते रहे, बढ़िया होता रहा। पर हमने एक और चीज़ सोची कि इसको, जैसे हमारे भारतीय संस्कृति में लिखा हुआ है कि कुछ और साइंसेस भी हैं जो आगे बढ़ सकती हैं, तो हमने इसी प्रोग्राम में एक और हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए, एक वर्ल्ड रिनाउंड आचार्य डॉक्टर विवेक पंतत्व से मिलने के, कि वो यहाँ पर आपके साथ होंगे कुछ देर बाद, और वो आपके कुछ सवालों का, आपके बिजनेस से रिलेटेड सवालों का बहुत सारा आपको रास्ता दिखा सकते हैं। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। आइए। तो दर्शकों, आपका स्वागत है ब्रेक के बाद। जैसे हमने ब्रेक से पहले आपको वादा किया था कि हम आपको एक नए सेक्शन की तरफ ले जा रहे हैं, जहां हम एक वर्ल्ड रिनाउंड ज्योतिषाचार्य, वास्तुचार्य, आचार्य डॉक्टर विवेक पंतत्व जी से मिलेंगे, और वो आज हमारे स्टूडियो में आए हैं, और हम देखते हैं कि और गुत्थियाँ क्या क्या सुलझाई जा सकती हैं बिजनेस में, ताकि इन दोनों बिजनेसमैन को थोड़ी सी और हेल्प मिल सके। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर विवेक पंतत्व जी से। स्वागत है सर आपका। ये आप दोनों के लिए एक बहुत बढ़िया एक मौका है कि आप इतनी बड़ी
शख्सियत से मिल रहे हो। और जैसे हम डेट ऑफ बर्थ तो इनसे शेयर कर चुके हैं, तो मैं आचार्य जी चाहूँगा कि आप थोड़ा क्यों ना इनके बारे में कुछ बताएं दर्शकों को कि शख्सियत क्या क्या है। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा। और जैसे मैं बलराज जी की मैंने डिटेल्स देखी, मेरे पास डिटेल्स आपकी बलराज जी पहले से ही आ गई थी। मैं देखा कि आपके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव रहे हैं। आपने बहुत, जैसे मैं सुन भी रहा था कि कैसे कैसे आपने MBA किया, और MBA में करते हुए कि एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ने का आपको शौक नहीं था, फिर लोगों ने आपको समझाया कि भाई ऐसे कीजिए। वो उसमें कई सारी चीज़ें दिखती हैं कि कहीं ना कहीं आप बता रहे एक्सपोर्ट का बिजनेस भी किया, तो यू हैव टेकन ऑलरेडी मल्टीपल एक्सपीरियंसेस। और वो एक्सपीरियंसेस ऐसे नहीं, मतलब ये आप कह सकते हैं कि जी आपने जगह जगह गोते लगाए, आपको पता लगे कि पानी कितना गहरा है। अब आप लोगों को सिखा रहे हो कि भाई देखो वहां जाना है, इतना पानी गहरा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो वो एक आपके अंदर शुरू से एक काबिलियत है कि लोगों को किस तरीके से आप शब्दों से, और शब्द भी ऐसे नहीं, देखिए दो किस्म की चीजें होती हैं। एक होते हैं हार्ड, सख्त तरीके से बोलना या हार्ड वर्ड्स का प्रयोग करना। आप बड़े सॉफ्ट तरीके से और बड़े शांति से लोगों के अंदर उनके मन में वो भाव दे देते हैं जिस भाव की उनको आवश्यकता है। वो एक आपकी इनर पावर है जिसको आप आज अच्छे यूज कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि छोटे पैक में बड़ा वाला बम। बाकी हाँ, मैं कई सारी चीज़ें, आप अपना प्रश्न पूछेंगे तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। और जहाँ तक सवाल राघव जी का है, राघव जी आप एक यंग एंटरप्रेन्योर हैं, और बिल्कुल ये बात तो है कि आपने पाया अपने बुजुर्गों से, और उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 10x। और जो बिल्कुल दिख रहा है वो अब आप उस ट्रैक पे ऑलरेडी आ चुके हो। अच्छा। और वो हो जाएगा। उसके लिए कुछ चीजें हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है फॉरेन कंट्री के साथ ज्यादा है, तो ये चीजें आपके, चाहे वो प्रोडक्ट्स है चाहे आपका काम है, वो फॉरेन कंट्री में जाएगा ही जाएगा। आपने खुद भी फॉरेन कंट्री जाना है। हाँ जी। तो उन चीजों के ऊपर आपने कैसे ध्यान रखना है उसके विषय में आप देख सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो बलराज जी, कोई आपके दिमाग में कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है इसके बारे में अपने बिजनेस को लेके? हाँ जी, ज़रूर ज़रूर। आचार्य जी हमारे साथ हैं तो मैं उनके विजडम का पूरा फ़ायदा उठाना चाहूँगा कि बहुत अच्छा चल रहा है बिजनेस, भगवान की बहुत दया है। सो फिर भी आचार्य जी मैं चाहूँगा कि अब इसको मैं नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जा सकता हूँ, कि स्केल अप कैसे कर सकता हूँ? इसको स्केल अप करने के लिए ना आप ये देखिए, जैसे मैं भी देख रहा हूँ आपकी जो दशा चल रही है इस समय, वो दशा ये बताती है कि कहीं ना कहीं आपको अपनी विजिट्स फॉरेन कंट्रीज में या फिर ऐसी जगह जिसका हॉस्पिटल या हॉस्पिटैलिटी से संबंध हो, वहाँ बढ़ाना है। तो वहाँ जैसे आप अपने रिलेशनशिप डेवलप करेंगे, चाहे वो फॉरेन कंट्री में करेंगे या हॉस्पिटैलिटी में करेंगे। एक और चीज़, इस जगह का संबंध गुरु के आश्रम से भी होता है। वहाँ अगर कुछ एक्टिविटीज शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को वो ग्रोथ करने में बहुत सपोर्ट करेंगे। तो बलराज जी, ये तो आपकी अपॉर्चुनिटी साइड में आपके साथ ही बैठी है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री तो यही है। और मेरे ख्याल से अगर आप लोग हाथ में ला लें तो बहुत बढ़िया, दूर तक जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। राइट प्लेस एट राइट टाइम। सो राघव जी, कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में, सवाल कोई ऐसा आता हो जो आप आचार्य जी से अपने बिजनेस के बारे में पूछना चाहें? मेरा भी यही क्वेश्चन आता है कि मेरे को ग्रोथ के लिए, जैसे कंपनी चलो ग्रो तो कर रही है, लेकिन वो ये जिस लेवल पे ग्रो करना चाहता हूँ तो कई बार लगता है कि किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। कोई पर्टिकुलर सिटी में, या तो अपना बेस इंडिया से बाहर बनाना चाहिए, या तो पर्टिकुलरली किसी एक मतलब हब बना दिया कि इस एरिया में मेरी स्पेशलाइजेशन हो। तो कई बार मुझे भी वहाँ पे कंफ्यूजन रहती है। जैसे कि मैंने बताया कि आपका कहीं ना कहीं आपको फॉरेन कंट्री के साथ कनेक्शन डेवलप करना होगा, और फॉरेन कंट्रीज में भी आप ईस्टर्न, साउदर्न या साउथ ईस्टर्न कंट्रीज में आप जा सकते हैं। अब वो आप देखिए कि ईस्टर्न कंट्रीज कौन कौन सी हैं। जैसे जापान है, वो ईस्टर्न कंट्री है। जैसे साउथ ईस्टर्न कंट्रीज में मलेशिया है, इंडोनेशिया है, आपका थाईलैंड है, ये सब साउथ ईस्टर्न कंट्रीज हैं। इस तरीके से आप देखते हैं साउदर्न कंट्रीज कौन कौन सी है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं और ढूंढ सकते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं। किसी ना किसी जगह पर आपको अपॉर्चुनिटी ऐसी मिलेगी जो आपको बिजनेस को 10x करने को, मैंने बताया ना, आपका जो फैमिली बिजनेस है वो अभी x आप मिला आपको, 10x करने के लिए वो सपोर्ट करेगी।
ठीक है। सो एक बड़ी इंटरेस्टिंग मेरे को बात ध्यान में आ रही कि आचार्य जी की एक और स्पेशलिटी है कि आपके कुंडली देख के वो राघव जी आपके ऑफिस का बता सकते हैं कि वास्तु के हिसाब से ऑफिस कितना सूट करता है और क्या और इम्प्रोवाइज किया जा सकता है उसको। तो आचार्य जी कुछ। जी, मैं जैसे राघव की कुंडली में देख पा रहा हूँ कि सूर्य इनके ऐसी जगह बैठे हुए हैं जो ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं चाहे वो आपका घर है या ऑफिस है, आपको अपने ईस्ट एरिया को, जो ईस्टर्न एरिया है आपके घर में या ऑफिस में, उसको थोड़ा सा आपको चेक करना पड़ेगा। वहां पर कुछ ऐसा हो सकता है जिसका, देखिए ईस्ट क्या है, सूर्य की स्थान है, वहां से हमें कुछ गर्मी प्राप्त होती है, लेकिन वहां पर अगर हम कुछ ठंडी चीजें रख दें तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ये ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए आपका गोडाउन है और आपने ईस्टर्न एरिया में, जैसे आप किचन बिग इक्विपमेंट रखते हैं, तो जैसे बड़ा फ्रिज होता है आपके यहाँ, आपने वहां पर ईस्टर्न एरिया में रख दिया उसे और वो उसकी जगह नहीं है, तो वो बिकने में आपको परेशानी पैदा करेगा। अच्छा। उसको बेस्ट है कि उसको वहां से हटाकर दूसरी जगह रखें जो उसकी जगह है, और वहां पर कोई ऐसी चीजें रखें जिनका गर्म चीजों से संबंध है, समझ वो आप चेक कर सकते हैं अपने घर में या अपने ऑफिस में, या चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो राघव जी, गर्म या ठंडे स्वभाव के अलावा गर्म और ठंडी चीज़ें भी आचार्य जी ने बताई, आप उनका ध्यान रखें और उसके रखने के रखरखाव से ही आपके बिजनेस में फ़र्क पड़ सकता है। हाँ जी। ये साइंटिफिकली आचार्य जी ने हमारे साथ शेयर किया। तो बलराज जी, मैं देख रहा हूँ आपके मन में भी कुछ ऐसे सवाल चल रहे हैं तो अपने बिजनेस को, अपने वास्तु को लेके, तो आप आचार्य जी से पूछ सकते हैं। वास्तु से पहले एक और सवाल मेरे दिमाग में है, तो आचार्य जी पूछ सकता हूँ? किन चीज़ों का मुझे ध्यान रखना चाहिए या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं मेरी इस प्रोफेशनल जर्नी में, तो आप अगर उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको कहीं ना कहीं रिलेशन डेवलप करना पड़ेगा फॉरेन कंट्री से, हॉस्पिटैलिटी से, या हॉस्पिटल से, या गुरु के आश्रम से। तो ये 4 ऐसी जगह हैं। इसमें 5वीं चीज भी होती है जो हम अक्सर लोगों को बताते हैं। इसमें एक ना जेल भी होता है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि जैसे आप टॉक शोज करते हैं तो आप कनेक्ट कीजिए और वहां पर जाके टॉक शोज कीजिए कुछ अपने। नंबर 1 वो ध्यान ये रखना है कि अगर आप ये कनेक्शन डेवलप नहीं करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको कुछ नेगेटिव इंपैक्ट दे सकता है। पता लगा कि आप तबीयत खराब हो गई, आदमी हॉस्पिटल किस लिए जाएगा? या तो बीमार है इसलिए जाएगा, या किसी बीमार को देखने जाएगा, या फिर वो जा सकता है केवल इस बात के लिए कि वो किसी की मदद करने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप अपना कनेक्शन डेवलप करेंगे, बाकी 2 चीजें खत्म हो जाएंगी, बिल्कुल, तीसरी आपके लिए काम करेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आचार्य जी, यहाँ पर एक सवाल मेरे दिमाग में आया कि जैसे राघव जी क्लब में बहुत जाते हैं, इधर स्पोर्ट्समैन ऑल्सो क्लब की तरफ से खेलते हैं, रोशना क्लब की तरफ से, तो क्या इनके लिए मंदिर जाना भी उतना इम्पोर्टेंट है जितना क्लब की फंड्स वगैरह एक्टिविटी में? बेशक, देखिए मैं यूजुअली लोगों से कहता हूँ कि जीवन में हर चीज की, हर बात का अपनी सार्थकता है। जैसे खेल जरूरी है, हाँ जी, वैसे थोड़ा सा ध्यान पूजा भी जरूरी है। तो ठीक है, मंदिर भी इनको जाना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आप कोई ऐसा नियम बना लें या बिल्कुल ही अपने आप को बांध लें। बंधन फ्री रहें, बंधन से मुक्त रहें, अपने आप को फ्री रखें। पर हाँ, जरूर जाएं कभी, चाहे मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे कहीं भी है, एक बार जरूर जाएंगे कि वहां जब भी हम जाते हैं तो वहां से हम कुछ पॉजिटिव एनर्जी अपने साथ लेके आते हैं। और जिसको हम समझते हैं कि जो पॉजिटिव एनर्जी जब हमारे पास आती है तो हमारे अंदर कुछ ऐसे बदलाव पैदा होते हैं कि हमारे जो भी काम है उनको करने में हम ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो आचार्य जी, बलराज जी के ऑफिस में बारे में हम जानना तो रह गया हमारा, तो क्या हम बलराज जी के ऑफिस के बारे में जान सकते हैं कि वास्तु उनको उनकी कुंडली के हिसाब से कैसे इम्पैक्ट कर रहा है या क्या करना चाहिए उनको? और जी, मैं जैसे बलराज जी कुंडली में देख पा रहा हूँ कि बलराज जी कुंडली में, चाहे वो उनका घर है या चाहे उनका ऑफिस है, कोई भी स्थान जहाँ पर वो समय अपना व्यतीत करते हैं, मैं देख रहा हूँ कि वहाँ कहीं ना कहीं नॉर्थ वेस्ट में कुछ प्रॉब्लम वहाँ पर हो सकती है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ वहाँ पर शनि की दृष्टि है, मंगल भी बैठे हुए हैं, तो वो प्रॉब्लम वहाँ क्रिएट हो सकती है। तो कहीं ना, जो नॉर्थ वेस्ट हमारा वायव्य स्थान होता है, हम उसको बोलते हैं, वहाँ से हमारी मूवमेंट आती है। तो ये चीज मैं देख पा रहा हूँ कि कोई भी एक काम जैसे आपके पास आता है, इनिशियली तो आपको लगता है कि बहुत अच्छा मूवमेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी मूवमेंट स्टक हो जाती है। ये आप भी अच्छे से बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी, तो बिल्कुल होता है। मूवमेंट को ठीक करना है तो कहीं ना कहीं हमें उस स्थान पर
जो एयर एरिया है, जो हमारा वायु कौन है, उसको थोड़ा ठीक हमें करना होगा। ठीक करते ही वो चीज़ें आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। हाँ जी। राघव जी के चेहरे पे स्माइल जरूर देख रहा हूँ मैं, पर देख रहा हूँ साथ साथ इनके दिमाग में कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं। तो राघव जी, चैलेंजेस के बारे में कुछ पूछना चाहते हो आप अपने? अभी जैसे मैं हूँ, आई एम स्टिल वेरी यंग, तो मैं भी आगे क्यूरियस होता हूँ कि क्या क्या चैलेंज आ सकता है, कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे भी ध्यान रखनी चाहिए कि मेरी ग्रोथ भी कंटिन्यूसली बनी रहे। आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, काम कुछ भी करना, लेकिन जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं और लीगल अथॉरिटीज़ हैं, उनके कंप्लाइंसेस को आप बिल्कुल एकदम इंटैक्ट रखना। बस वो आप इंटैक्ट रखेंगे तो कोई आपको कुछ नहीं छेड़ पाएगा। अच्छा, है ना? तो वो चीज़ मुझे दिखती है कि कहीं ना कहीं उनसे कुछ क्वेश्चनिंग या उनसे कोई ना कोई चीज़ें आपके पास आ सकती है। तो आपकी अगर चीज़ें इंटैक्ट हैं, अगर आपने चीज़ें अपनी कंप्लाइंस पूरी कर रखी, तो फिर कुछ दिक्कत नहीं आती। ठीक है। बस तो ये सलाह है मेरी कि ठीक है। कीप योर थिंग्स कंप्लाइंस रेडी। ओके। वो अपना कंप्लाइंस रखिए, चीज़ें अपनी उस नियम से रखिए, तो सब चीज़ ठीक रहने वाली है। ठीक है। तो प्रहलाद जी, कैसा लगा जब आचार्य जी ने आपको नॉर्थ वेस्ट के बारे में बात करी? तो क्या सॉल्यूशंस आपको नजर आए उसमें? सोल्यूशन तो यही है कि भाई वास्तु के हिसाब से हमें अपने ऑफिस को बदलना पड़ेगा। ओके। और जो उन्होंने बात बोली है बिल्कुल सही है कि चीज़ें काफ़ी एडवांस स्टेज पे पहुंच के फिर कहीं ना कहीं रुक जाती हैं या ओके। नहीं होती हैं ओके। और या स्टक हो जाती हैं, तो वो बिल्कुल रेलेवेंट है। वाह, वंडरफुल। और आचार्य जी, मैं यहीं आपसे एक सवाल और पूछूंगा कि वास्तु का तो एक पार्ट है, आपको क्या लगता है कि एज एन इंडिविजुअल, जो आपने अभी पहले बोला कि हॉस्पिटल्स पे फोकस करें, हॉस्पिटैलिटी, फॉरेन, सो एज अ प्रोफेशनल और एज एन इंडिविजुअल मुझे किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए इसी डोमेन के अंदर, ट्रेनिंग, मोटिवेशन, कोचिंग डोमेन के अंदर? देखिए, ट्रेनिंग मोटिवेशनल कोच में आप जो कर रहे हैं, इसमें जो सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग कर रहे हैं, हाँ आप जी। इस पे फोकस रखिए। हाँ जी। और थोड़ा सा इसके अंदर अगर आप क्योंकि आप मेडिटेशन करते हैं, मैं जानता हूँ, और हाँ जी। उस स्किल को भी अगर आप ऐड कर दें हाँ जी। उसके साथ, हालांकि जैसे मैं हर बार मैं सबको ये कहता हूँ कि देखिए, जीवन की शुरुआत, सुबह की शुरुआत मेडिटेशन से करें, और सोने से पहले भी थोड़ा मेडिटेशन करें। हाँ जी। मैंने अपनी बुक में मेंशन किया है कि किस तरीके से आसानी से किया जा सकता है। तो वो चीज़ आप ऐड कर सकते हैं, वो लोगों को चाहिए आज। हाँ जी, क्योंकि बिल्कुल। लोग आज कहीं ना कहीं सोना भूल गए हैं, ध्यान तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो वो अगर आप सिखाएंगे तो लोगों को कहीं ना कहीं फायदा करेगा, और आपके साथ बहुत जुड़ेगा, और आपको खुद को फायदा करेगा। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और यहीं आचार्य जी आपकी बात को मैं ऐड करूँगा कि लोग मेरे से लगभग हर सेशन में ये पूछते हैं कि सुबह से शाम तक आपके अंदर इतनी एनर्जी कैसे रहती है। और उसका एक रीज़न ये भी है कि मैं प्राणायाम करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, और भी चीज़ें हैं, खाने पीने का बहुत ध्यान रखता हूँ, तो अभी डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा मैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा रीज़न है मेडिटेशन। चलिए एक और चीज बताता हूँ, आप ऐड कर लीजिए, आपको जो आप करते हैं मेडिटेशन, हाँ जी, वो आप नॉर्थ वेस्ट में बैठ के करना शुरू कीजिए। ओके, राइट, रूटीन में ठीक होना शुरू कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। तो राघव जी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं आपके मेडिटेशन की बात को, और मेरे ख्याल से इन्होंने कुछ डिसीजन ले लिए हैं कि ये कैसे कैसे करेंगे। तो सर राघव जी, कोई आप अपनी डायरेक्शन पूछना चाहते हो? बस मैं भी ये जानना था कि कितनी देर मेडिटेशन करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कि मैं भी मतलब बैलेंस में लाइफ मेंटेन शुरुआत करने के कीजिए लिए। 5 मिनट से, क्योंकि अभी हमारे आदत में शामिल नहीं है, और उसको धीरे धीरे बढ़ा के आप 1 घंटा 2 घंटा जितना आप टाइम निकालना चाहें निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जीवन का वो अंग है जो हमें हमारे अंतर्मन की गहराई देता है। और जब आप किताब में पढ़ेंगे उसमें पूरा बताया हुआ है किस तरीके से अपने गहरे मन से जुड़ जाते हैं, केवल ध्यान की विधि से। बिल्कुल। सो दर्शकों, अब समय आ गया है अगले एपिसोड्स के बारे में बात करने का। अब आगे आने वाले एपिसोड में ऐसे इंटरेस्टिंग व्यक्तित्व से हम मिलते रहेंगे और आचार्य जी की भी गाइडेंस लेते रहेंगे। तो बहुत बढ़िया रहेगा जब आप मिलजुल के बैठेंगे और इस चीज़ पे बात करेंगे, तो डेफिनेटली हमें एक दिशा ज्ञान मिलेगा, हम आगे बढ़ेंगे। और हमारा मकसद इस प्रोग्राम का यही है कि हम सक्सेस को घर घर में ले जाएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड में।